पेबल्स हिंदी। रामन की कला बुद्धि। एक दिन राजनगर का एक चित्रकार अपनी कला दिखाने विजयनगर आया। दरबार में वो राजा को अपने चित्र दिखा रहा था। वाह, अति सुंदर। ये चित्र तो बहुत ही सुंदर है। रामन, इस हिरन को तो देखो। जी महाराज, पर क्या आपने एक बात पर गौर किया? इस हिरन को तो एक ही कान है। राजा ने इस पर कुछ नहीं कहा, पर वो चित्रकार अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो हिरन बाई ओर देख रहा है, इसलिए उसका दाहिना कान छिप गया है। पर कान का कुछ हिस्सा तो अवश्य दिखना चाहिए ना। अब उस चित्रकार को गुस्सा आया। तुम्हारे जैसा सामान्य आदमी मेरी कला को क्या पहचानेगा? कोई सच्चा कला प्रेमी ही मेरे चित्रों को पहचान सकता है, उनकी कद्र कर सकता है। रामन को यह सिद्ध करना था कि उस चित्रकार ने गलती की है। महाराज, मैंने भी कुछ तस्वीरें बनाई हैं। मैं उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। राजा समझ गया कि इसमें रामन की कोई योजना है। वो देखना चाहता था कि रामन क्या करने जा रहा है। अरे वाह, बहुत अच्छे। मैं कल अपने मेहमानों के साथ तुम्हारी कला देखने आऊंगा। अगले ही दिन राजा उस चित्रकार के साथ रामन के घर उसके चित्र देखने गया, परंतु वहां तो सिर्फ 2 ही कागज थे, जिसमें एक पर लिखा था घोड़ा और दूसरे पर लिखा था घास। चित्र कैसे लगे महाराज? चित्र? कहाँ है चित्र? यहाँ तो सिर्फ घोड़ा और घास लिखा है, पर घोड़ा या घास कहीं नजर नहीं आ रहे। ओहो, घोड़ा तो घास खाने गया है, इसीलिए आप उसे नहीं देख सकते। पर घास कहाँ है? घास तो घोड़ा खा गया, अब वो कैसे दिखेगी? इस प्रकार रामन ने राजा और लोगों के मन में अपनी जगह बना ली। दूध से डरने वाली बिल्ली। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने कुछ बिल्लियां खरीदी। रानी को वो बहुत पसंद आईं और उसने अपने सारे मंत्रियों को एक एक बिल्ली और एक एक गाय पालने के लिए दी। रामन, ये लो तुम्हारी बिल्ली और गाय, ठीक तरह से संभालना। जी महारानी जी, मैं इसकी अपने बच्चे की तरह देखभाल करूंगा। कुछ दिनों बाद रानी ने सारे मंत्रियों को अपनी अपनी बिल्ली लेकर आने के लिए कहा। रानी उसके देखभाल की जांच करना चाहती थी। रामन भी अपनी बिल्ली लेकर आया था। अरे वाह, तुमने तो अपनी बिल्ली की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की है। कितनी मोटी हो गई है ये। रामन, ये लो तुम्हारा इनाम। धन्यवाद महारानी जी। लेकिन मैंने तो उस बिल्ली को कभी दूध पीते नहीं देखा, फिर वो इतनी गोलमटोल कैसे हो गई? मैंने पहले ही दिन उस बिल्ली को गरम उबलता हुआ दूध दिया, उससे उसका मुंह जल गया और फिर तो वो दूध की ओर देखने से भी डरने लगी। उसने चूहे पकड़कर खाना शुरू किया। जरा देखो तो, हमारे घर में एक भी चूहा नहीं बचा और गाय का सारा दूध हमने अपने बच्चों को दिया, इसलिए वो भी तंदुरुस्त हो गए। अब आई बात समझ में। बिल्ली भी गोलमटोल और अपने बच्चे भी, और घर में चूहों का तो नामो निशान तक नहीं। रामन की बुद्धिमत्ता से रानी प्रसन्न हुई और रामन का परिवार भी सुखी हो गया। अनमोल अंगूठी। कृष्णदेव राय एक अनमोल रत्नों की अंगूठी पहनते थे। एक दिन उन्हें पता चला कि वो अंगूठी खो गई है। उन्हें पहरेदारों पर संदेह हुआ, पर सारे पहरेदारों में से किसने चोरी की होगी, इसका निर्णय वो नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने रामन को बुला लिया। रामन, मेरे अनमोल रत्नों की अंगूठी खो गई है। मुझे अपने 12 पहरेदारों पर संदेह है। क्या तुम चोर को पहचान सकते हो? चोर को पकड़ने के लिए मेरे पास एक योजना है, पर उसके लिए मुझे क्या भेंट मिलेगी महाराज? अगर तुम चोर को पहचानोगे तो तुम्हें सोने के 100 सिक्के इनाम में मिलेंगे। रामन ने राजमहल के एक कमरे में सारे पहरेदारों को बुला लिया। सिपाहियों, अंदर काली की मूर्ति है। सबको एक एक करके अंदर जाना है और काली के दाएं पैर को छूना है। पर हमें ऐसा क्यों करना है? महाराज की अंगूठी खो गई है और चोर को पकड़ना है।
अगर तुम लोग काली के पैर छुओगे तो काली मेरे सपने में आकर चोर के बारे में बताएगी। रामन ने एक के बाद एक पहरेदार को अंदर भेजा। पहरेदारों ने अपने हाथ काली के पैरों पर रखे। जब वे बाहर आए, अपना अपना हाथ मुझे दिखाना, मुझे उसकी गंध लेनी है। रामन ने पहले 6 पहरेदारों से जाने के लिए कहा और 7वें पहरेदार के हाथ का गंध लेने लगे। राजन, यही चोर है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, गलती हो गई, मैं अंगूठी वापस कर देता हूँ। राजा ने उस पहरेदार को कारागृह में डालने की आज्ञा दी। तुमने उसे कैसे पहचाना रामन? तुमने तो कहा था कि काली तुम्हारे सपने में आएगी। ये तो बहुत आसान है महाराज। मैंने काली के दाएं पैर पर सुगंधित द्रव लगाया था। काली के पैर पर जो भी हाथ रखता उसके हाथ में सुगंध लग जाती। पर यह सिपाही तो घबरा गया और उसने अपने हाथ काली के पैरों पर नहीं रखे। इसलिए मैंने जान लिया कि यही चोर है। राजा ने रामन की प्रशंसा की और उन्हें एक थैली सोने के सिक्के दिए। जन्मतः स्वतंत्र। रानी के पास एक सुंदर तोता था। वो उसे अच्छे अच्छे फल खाने के लिए देती थी। रानी ने उस तोते को कई अच्छे वचन तथा पंक्तियां सिखाई थीं। आओ रामन, कैसे हो रामन? अरे ये क्या? ये तोता तो बोल रहा है। आओ रामन, कैसे हो रामन? आओ रामन, देखो ये खास तोता है। आज से ये इसी महल में रहेगा। ये देखो, ये बोलने वाला तोता है। ये सिर्फ अच्छे वचन ही बोलता है। नहीं महारानी जी, पक्षी खुद सोच नहीं सकते। वो तो सिर्फ अनुकरण करते हैं, और वो भी सिर्फ हमसे खाना मिलने की लालच में। नहीं रामन, ये पक्षी खास है। वो सिर्फ अच्छा ही बोलता है। महाराज, अगर आज्ञा हो तो मैं आपका कहना गलत सिद्ध कर सकता हूँ। ठीक है, पर तुम ये सिद्ध कैसे करोगे? मैं इस तोते को अपने साथ लेकर जाता हूँ। कुछ दिनों बाद वापस ले आऊंगा। ठीक है, ले जाओ, पर याद रहे अगर तुम अपना कहना प्रमाणित नहीं कर सके तो तुम्हें कठोर सजा होगी। रामन उस तोते को लेकर घर गया। उसने एक पक्षी तज्ञ को बुलाया और उस तोते को बुरे बुरे शब्द सिखाने के लिए कहा, जैसे कि राजा बेईमान है, रानी बदसूरत है इत्यादि। कुछ दिन बाद उस तोते को लेकर रामन फिर से राजा के पास आया। राजा को देखकर तोता खुशी से सिखाए हुए नए शब्द बोलने लगा। राजा बेईमान है, राजा बेईमान है, रानी बदसूरत है, रानी बदसूरत है। रामन, ये तुमने क्या किया? ये क्या सिखाया तुमने इसे? पहले तो वो ऐसी बातें कभी नहीं करता था। क्षमा कीजिए महाराज, पशु पक्षी तो सिर्फ अनुकरण कर सकते हैं, उनको खुद की प्रतिभा नहीं होती। और यह बात भी सच है कि स्वतंत्रता हर किसी का अधिकार है। अपनी खुशी के लिए किसी प्राणी या पक्षी को कैद करना ईश्वर के प्रति अपराध है। रामन की बात अब राजा की समझ में आई। रामन की प्रशंसा करते हुए राजा ने तोते को मुक्त कर दिया। कुछ नहीं के लिए कुछ नहीं। विजयनगर के कुछ लोग रामन से बहुत ही ईर्ष्या करते थे, क्योंकि रामन राजा के बहुत निकट थे। उनमें से एक था फल बेचने वाला सोमू। एक दिन रामन उसके दुकान पर आए। अरे रामन, आओ भाई आओ, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा रामन, कुछ फल खरीदोगे? सोमू रामन को एक षड्यंत्र में उलझाना चाहता था। हाँ, फल बड़े ताजे दिखते हैं। मैं केले लेना चाहूंगा। इस पके हुए फल को ले लो रामन। बहुत धन्यवाद सोमू। इनका दाम क्या है? दाम? इन केलों के लिए कुछ नहीं है रामन, तुम्हें जितने चाहिए ले लो। रामन बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने कुछ केले खा लिए। आह, केले बहुत ही अच्छे हैं। धन्यवाद सोमू। अब मैं चलता हूँ। जरा रुको रामन, तुमने मुझे केलों का दाम नहीं दिया। पर तुमने कहा था कि कुछ दाम नहीं है। तो फिर ठीक है रामन, तुम मुझे कुछ नहीं दे दो,
रामन ने महसूस किया कि सोमू उन पर कुछ षड्यंत्र रच रहा है। उन्होंने कुछ देर सोचा और अपनी थैली खाली कर दी। इस थैली में क्या है बोलो? इस थैली में कुछ नहीं है। अच्छा, तो इसे ले लो सोमू, यही तो तुमने मांगा था ना। सोमू अपनी मूर्खता पर लज्जित होने के अलावा और कर भी क्या सकता था। रामन और जादूगर। एक बार चित्तूर गांव से एक जादूगर कृष्णदेवराय के दरबार में आया। उसने अपनी जादू से सभी का मनोरंजन किया। अंत में उसने कहा, हे राजन, इस राज्य में कोई भी मेरे जैसे कारनामे नहीं कर पाएगा। कृष्णदेवराय उस आदमी के गर्व से असंतुष्ट हुए। क्या यहाँ कोई है जो इस जादूगर को हरा सके? कोई भी नहीं उठा। राजा चकित हो गए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि रामन ही इस स्थिति के लिए योग्य व्यक्ति होगा। रामन, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ। तुम्हें एक ऐसा कर्तव्य करना है जिसे ये आदमी नहीं कर सकता। रामन आश्चर्यचकित हुआ और चिंतित होकर घर गया। अरे क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हैं? राजा ने आज्ञा दी है, मुझे एक कर्तव्य करना है जिससे उस जादूगर को हरा सकूं। क्या? जरा मुझे ठीक से बताइए तो, राजा ने क्या कहा? मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे वो जादूगर नहीं कर सकता। रामन की पत्नी ने अपने बच्चों को रेत पर खेलते हुए देखा और उसने एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में, आओ रामन, क्या कर्तव्य के लिए तैयार हो? जी महाराज, मैं अपनी आंखें बंद करके एक कर्तव्य करूंगा। इस जादूगर को उसे खुली आंखों से करना होगा। खुली आंखों के साथ? यह तो आसान होगा, शुरू करो। रामन ने अपनी आंखों को बंद किया और कुछ रेत उस पर डाली। अब इस रेत को ले लो, तुम्हें इस जादू को खुली आंखों से करना है। जादूगर ने अपनी हार मान ली और वो चला गया। राजा ने रामन की प्रशंसा की और उन्हें पहले जैसे बहुत सारे सोने के सिक्के भेंट दिए। रामन का चतुर बेटा। एक दिन रामन का बेटा राजा के बगीचे में आया। उसने वहां कुछ अच्छे लाल गुलाब देखे और अपनी मां के लिए उन्हें तोड़ना शुरू किया। अरे वो देखो, वो बच्चा वहां फूल तोड़ रहा है, पकड़ो उसे। पहरेदार बच्चे को पकड़कर राजमहल ले गए। रास्ते में, क्या हुआ? मेरे बेटे को कहां ले जा रहे हो? आपके बेटे ने राजमहल के बाग से गुलाब की चोरी की है। हमने उसे गुलाब के साथ पकड़ा है, इसलिए हम उसे राजा के पास ले जा रहे हैं। क्या? मेरा बेटा ऐसा काम कभी नहीं करेगा। उसके हाथों में गुलाब के फूल तो देखिए। अगर बुरा काम किया है तो मेरे बेटे को दंड मिलना ही चाहिए। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर रामन अपने बेटे को दंड दिलवाना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने कपड़े को बेटे के सिर पर ओढ़ा और उसे छिपा दिया। सूर्य बहुत ही तेज है, ये मेरे बेटे को बचाएगा। अपने पिताजी क्या कहना चाहते हैं ये बेटा जान गया। उसने अपने हाथों में जो गुलाब थे उन्हें शीघ्र खा लिया, पर उसके कपड़े के अंदर होने से पहरेदार इसे नहीं देख पाए। पहरेदारों ने बच्चे को राजा के सामने खड़ा किया। महाराज, ये रामन का बेटा है। आपके राजमहल के बगीचे से इसने गुलाब के फूल तोड़े हैं। हमने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया है महाराज। तुम्हारे पास बच्चे ने चोरी किए हुए गुलाब है? गुलाब बच्चे के हाथ में है महाराज, आप उसे देख सकते हैं। कहाँ है? उसके हाथ में तो कोई गुलाब नहीं दिख रहा। बच्चे ने जवाब दिया कि अपने पिता के नाम पर कलंक लाने के लिए पहरेदार उसे यहाँ ले आए। राजा ने बच्चे को घर भेज दिया और पहरेदारों को खूब डांटा। रामन का बेटा अपनी चतुरता की वजह से बच गया। बिल्ली के साथ घोड़ा। एक बार रामन को कुछ रुपयों की जरूरत थी, पर वो उन्हें राजा से मांगना नहीं चाहते थे। इसलिए वो उनका पड़ोसी, जो एक अनाज का विक्रेता था, उससे रुपए मांगने गए। किशोर, क्या तुम मुझे 100 सोने के सिक्के दे सकते हो? मैं एक ही महीने में उन्हें वापस कर दूंगा। जरूर रामन, ये लीजिए 100 सोने के सिक्के। पर याद रखिए, आपको 50 सोने के सिक्के सूद के रूप में देने होंगे। अगर एक महीने में
आप सोने के सिक्के वापस नहीं करेंगे तो आपको अपने घोड़े को बेचना होगा और घोड़े की बिक्री करके जो भी रकम प्राप्त होगी उसे मुझे देना होगा। जरूर, जैसा तुम चाहते हो किशोर। 1 महीने के बाद रामन सूद के साथ रुपये वापस नहीं कर सके। किशोर रामन के घर गया। आप रकम वापस नहीं कर पाए। अब आपको घोड़े की बिक्री करनी होगी। और हाँ, एक बात याद रखिए, आपके घोड़े की बिक्री से जो भी पैसे मिलते हैं वो आपको मुझे देने होंगे। किशोर जानता था कि घोड़े की बिक्री से 300 से अधिक सोने के सिक्के मिल सकते हैं। ठीक है, मैंने जैसा वचन दिया है वैसे ही करूंगा। वो और किशोर घोड़े को लेकर बाजार में गए। किशोर ने सोचा कि घोड़ा 300 सोने के सिक्कों में बेचा जाएगा और वो रकम उसे मिलेगी। पर रामन अपने साथ एक बिल्ली भी ले गए थे। सबको नमस्कार। मैं अपनी बिल्ली की 300 सोने के सिक्कों में बिक्री करना चाहता हूँ। जो व्यक्ति इस बिल्ली को खरीदेगा उसे यह खूबसूरत घोड़ा सिर्फ एक ही सोने के सिक्के में मिलेगा। एक आदमी ने 300 सोने के सिक्के तथा एक और सोने का सिक्का दिया। वो बिल्ली और घोड़े को खरीद कर अपने साथ ले गया। किशोर, ये लो सोने का एक सिक्का। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो आपको 100 सोने के सिक्के 50 सोने के सिक्कों के सूद पर दिए थे। आप तो मुझे एक ही सोने का सिक्का दे रहे हो। पर तुमने तो कहा था कि मुझे तुम्हें घोड़े की बिक्री की रकम देनी पड़ेगी। तुमने खुद देखा कि मैंने घोड़े को एक सोने के सिक्के के बदले बेच दिया। रामन की चाल किशोर की समझ में आ गई। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, रामन जी, कम से कम मुझे मेरे 100 सोने के सिक्के तो दीजिए। नहीं, अब नहीं। हमारा समझौता तुम्हें मानना होगा, नहीं तो मैं राजा से शिकायत करूंगा। किशोर जानता था कि राजा रामन की बात ही मानेंगे, इसलिए उसने एक सोने का सिक्का लिया और चला गया। भूखा घोड़ा। एक बार कृष्णदेवराय ने अरेबिया से बहुत घोड़े खरीदे। वो अपने राज्य के प्रत्येक परिवार को एक घोड़ा देखभाल करने देना चाहते थे। उन्होंने 3 सोने के सिक्के घोड़े के पालन के लिए देना तय किया। रामन, तुम्हारा घोड़ा ले लो, ये 3 सोने के सिक्के ले लो और घोड़े को मजबूत और स्वस्थ बनाओ। रामन को मिलाकर कोई भी नागरिक घोड़ा लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इससे उन्हें और ज्यादा कष्ट होता। रामन ने राजा को एक पाठ सिखाना चाहा, एक योजना बनाई। हाँ महाराज, मैं घोड़े का अच्छी तरह से पालन करूंगा। रामन ने घोड़े को एक कमरे में रखा, जिसमें केवल एक छोटा सा छेद था जिससे वो उसे खाना दे सके। दिन में एक बार छेद के द्वारा घोड़े को खाना दिया जाता था। भूखा घोड़ा उस छेद से जो भी दिया जाता उसे खाने के लिए तैयार हो गया। कुछ महीनों बाद राजा ने सभी नागरिकों से घोड़े राजमहल में लाने के लिए कहा। राजा घोड़ों को देखकर संतुष्ट हुआ। बहुत अच्छा, सभी घोड़े मजबूत और स्वस्थ दिखते हैं। तुम्हारा घोड़ा कहाँ है रामन? तुम उसे नहीं लाए? क्षमा कीजिए महाराज, मैं घोड़े को यहाँ नहीं ला सका। मैं उस पर नियंत्रण नहीं रख सकता। क्या हुआ? क्या तुम्हारी देखभाल में घोड़ा इतना मजबूत हो गया? हाँ महाराज, क्या आप घोड़ों की देखभाल करने वाले को मेरे घर भेज सकते हैं ताकि घोड़े को यहाँ ला सके? हाँ, मैं उस घोड़े को देखना चाहता हूँ। तुम इस मजबूत व्यक्ति को घोड़ा लाने के लिए ले जा सकते हो। रामन घोड़ों की देखभाल करने वाले व्यक्ति को अपने घर ले गए। लंबी दाढ़ी रखने वाले उस आदमी ने छेद से अंदर झांक दिया। ने उसकी दाढ़ी को खाने की वस्तु सोचकर उसे खींचा। वो आदमी दर्द से चिल्लाया। बहुत मुश्किल से घोड़े को राजमहल में लाया गया। घोड़ा बहुत ही कमजोर और पतला हुआ था। घोड़ा इतना कमजोर और पतला कैसे हुआ रामन? तुमने उसे ठीक से खाना नहीं दिया? लगता है सोने के सिक्के तुमने अपने लिए खर्च किए हैं। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, आपने अपनी प्रजा को घोड़े पालने के लिए देकर उन पर बहुत अन्याय किया है। बहुत सारे नागरिक अपने लिए खाना भी नहीं जुटा सकते और आपने उन्हें घोड़े पालन करने का जिम्मा दे दिया। संतुलित भोजन न मिलने से हमारे देश में कितने लोग कमजोर हैं, इसका ये घोड़ा एक नमूना है। तुम्हारी बात योग्य है। मैं अपनी भूल समझ गया रामन।
मैं नागरिकों पर और भार नहीं डालूंगा। राजा ने सभी घोड़ों को वापस ले लिया और सभी नागरिकों को सोने के सिक्के दिए। मुफ्त काम। एक दिन आधी रात को रामन के घर में कुछ चोर घुस आए। रामन ने उन्हें आते पहले ही देख लिया था। रामन के मन में एक योजना साकार हुई। उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे सुनती हो लक्ष्मी, गांव में चोर घुस आए हैं। हमें अपने पैसे और जवाहरात ठीक तरह से रखने चाहिए। पर हम पैसे और गहने रखेंगे कहाँ? ऐसा करते हैं, सारे पैसे और जवाहरात एक बड़ी संदूक में रखते हैं और उस संदूक को गहरे कुएं में छुपा देते हैं। वही सबसे सुरक्षित जगह है। ये सारी बातें चोर छिपकर सुन रहे थे। कुछ ही देर में रामन और उसकी पत्नी ने एक बड़ी संदूक कुएं में डाल दी। चोर छिपकर ये सब देख ही रहे थे। उन्होंने रामन और उसकी पत्नी घर वापस जाने तक इंतजार किया और फिर अब हम वो संदूक कुएं से कैसे निकालें? ऐसा करते हैं, पहले सारा पानी कुएं से बाहर फेंकते हैं और फिर आराम से वो संदूक निकालते हैं। उन मूर्ख चोरों ने मेहनत से कुएं का सारा पानी निकालने का काम शुरू किया, पर पानी निकालते निकालते वे बेहाल हो गए। सारी रात वे यही काम करते रहे। सुबह हो गई। घर से निकलकर रामन उन चोरों के पास गया। धन्यवाद दोस्तों, सारी रात मेहनत करके आपने मेरे बगीचे को पानी दिया। क्या कह रहे हो तुम? अरे मुझे तो बगीचे को पानी देना ही था। तुम दो मूर्ख चोर खुद ही चलकर मेरे पास आए। ओह, हमें मूर्ख बनाया। दोनों चोर वहां से भाग गए। दूसरे दिन जब रामन ने राजा को सारी हकीकत सुनाई तो राजा भी हंसने लग गया, पर उसने रामन की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा भी की। दिल्ली की सैर। बादशाह बाबर ने रामन की बुद्धिमत्ता के बारे में सुना और उसे परखना चाहा। उन्होंने कृष्णदेवराय को पत्र लिखा और उनसे विनती की कि रामन को दिल्ली भेजें। इस पत्र को पढ़ते ही कृष्णदेवराय बहुत गर्वित हुए। रामन सुनो, बाबर से मिलने के लिए तैयार हो जाओ, पर याद रखना बाबर से कम 1 थैली सोने के सिक्के तुम्हें जीतने हैं। जो आज्ञा महाराज। विजयनगर को सम्मानित करने के लिए मुझसे जो भी हो सके मैं जरूर करूंगा। बाबर ने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि वे रामन की किसी भी बातों पर ना हंसें। उनको यह भी चेतावनी दी गई कि इस आज्ञा का पालन ना करने पर कड़ी सजा दी जाएगी। रामन ने बहुत सारी हास्यजनक बातें की, पर कोई भी उनकी बातों पर नहीं हंसे। रामन आश्चर्यचकित हुआ। ये लोग तो खिलौने की जैसे बैठे हैं। लगता है मुझे विजयनगर खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। राजा ने तो कहा था कि मैं कम से कम 1 थैली भर सोने के सिक्के जीतूं। मुझे किसी भी तरह से जीतना होगा। अब मैं क्या करूं? अगले दिन सुबह बाबर सैर के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े आदमी को जमीन खोदते हुए देखा। सुनो बाबा, इस उम्र में आप इतने कड़े परिश्रम क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ आम के पौधे बो रहा हूँ। ये क्या बेवकूफी है? क्या आपको पूरा विश्वास है कि आप इसके फलों को खाने के लिए जिंदा भी रहोगे? मेरे पूर्वजों ने पौधे बोए, उनसे कई वर्षों के बाद मुझे फल मिले। इसी तरह अब जो पौधा मैं बो रहा हूँ उससे मेरे बच्चे और पोता पोती फल लेंगे। बहुत अच्छा कहा। आपके चतुर शब्दों के लिए ये सोने के सिक्कों की थैली इनाम लीजिए। शुक्रिया जहांपना। कहा जाता है कि व्यक्ति को दीर्घ काल तक फलों के लिए इंतजार करना पड़ता है, पर मैंने तो सोने के सिक्कों के रूप में पेड़ बो रहे दिन ही फल पा लिया। बहुत अच्छी लगती है आपकी बातें। लीजिए एक और थैली सोने के सिक्के। जो व्यक्ति बीज बोता है वो एक ही बार फल के पकने के दौरान पुरस्कार पाता है, पर मुझे तो पौधा बोने वाले दिन ही 2 बार पुरस्कार मिल गया। अरे वाह, आप तो बहुत होशियारी की बातें करते हैं।
हम बहुत खुश हुए। लीजिए एक और सिक्कों की थैली। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी और वेश उतार दिया। रामन, आप तो इतनी होशियारी की बातें करने वाले आप थे। जी हाँ जहांपना, मेरे राजा ने आपसे कम से कम एक थैली सोने के सिक्के जीतने के लिए कहा था, पर मैंने तो अब 3 जीत लिए हैं। बाबर ने रामन की प्रशंसा की और अपने यहां ठहराकर उनकी बहुत ही अच्छे रूप से देखभाल की। जाते वक्त रामन को बहुत सारे उपहार भी प्रदान किए। पुरस्कार बांट लेना। एक बार कृष्णदेवराय ने अपने दरबार में एक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने सोचा कि रामन उसमें बाधा उत्पन्न कर देंगे, इसलिए उन्होंने अपने पहरेदारों को रामन को अंदर ना छोड़ने की आज्ञा दी। दरबार में आज नृत्य का कार्यक्रम है, पर राजा ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? ठीक है, शायद वो भूल गए होंगे। चलो जाकर नृत्य देखें। रामन दरबार के अंदर जाना चाहते थे, पर पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया। क्षमा कीजिए, आप दरबार में नहीं जा सकते। अरे, तुम मुझे जानते नहीं? मैं रामन हूँ, दरबार का मनोरंजक। मुझे क्यों नहीं जाने दोगे? क्षमा कीजिए, महाराज ने आपको अंदर ना भेजने की आज्ञा दी है। रामन ने एक क्षण के लिए सोचा। वास्तव में राजा ने मुझे कुछ भेंट लेने के लिए बुलाया है। वो मेरा इंतजार करते होंगे। अगर आप मुझे अंदर जाने देंगे तो वो जो भी भेंट देंगे मैं उसे आपके साथ बांट लूंगा। पहरेदार जानते थे कि रामन को राजा बहुत भेंट देते थे, इसलिए वो लालच में पड़ गए। ठीक है, आप जा सकते हैं, पर याद रहे महाराज जो भी देंगे उसमें से आधा मुझे देना होगा। और आपको अंदर जाने देने के लिए मुझे क्या मिलेगा? तुम मुझे अंदर जाने दोगे तो उसके बदले में बाकी जो बचता है तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। पहरेदार तुरंत मान गए और रामन को अंदर जाने दिया। कार्यक्रम जारी था। रामन एक लकड़ी लेकर मुख्य नर्तकी को मारने लगे। रामन, तुम्हारी ये हिम्मत! सिपाहियों, नृत्य में बाधा डालने के लिए रामन पर 100 कोड़े बरसाए जाएं। भेंट के लिए आभारी हूँ महाराज, पर मैं दरवाजे पर खड़े उन 2 सिपाहियों के साथ उसे बांटना चाहता हूँ। आपसे जो भी प्राप्त होगा उसे उनके साथ बांटने का वादा मैंने किया है। अब सारी बात कृष्णदेवराय के समझ में आ गई और रिश्वत मांगने के अपराध में उन्होंने उन पहरेदारों को दंड दिया। रामन का दरबार में प्रवेश। ईश्वर के आशीर्वाद से भी विजयनगर दरबार में प्रवेश करना इतना आसान नहीं था, इसलिए रामन एक अच्छे मौके की तलाश में था। एक दिन सुबह रामन ने राजगुरु को नदी पर स्नान करते हुए देखा। उसी वक्त रामन के मन में एक योजना साकार हुई। उसने राजगुरु के कपड़े उठाकर उन्हें एक बड़े पत्थर के पीछे छुपा दिया। राजगुरु जब स्नान करके लौटे, अरे ये क्या? मेरे कपड़े कहाँ गए? यहीं तो रखे थे। रामन ने बाहर निकलकर राजगुरु को प्रणाम किया। प्रणाम गुरुजी, आपके कपड़े मेरे पास है। वो तो मैं आपको लौटा दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, आपको मुझे अपने कंधों पर बिठाकर ले जाना होगा। राजगुरु को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्हें अपने कपड़े वापस चाहिए थे, तो उन्हें मानना ही पड़ा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। रामन को कंधों पर बिठाकर राजगुरु राजमहल से गुजर रहे थे। राजा ने उन्हें देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सैनिकों को बुलाया। सैनिकों, देखो कोई राजगुरु के कंधों पर सवार होकर जा रहा है। उस आदमी की जमकर पिटाई करो और राजगुरु को मेरे पास लेकर आओ। यहाँ थोड़ी दूर जाकर रामन राजगुरु के कंधों से उतर गया। मुझे क्षमा कीजिए गुरुजी, गलती हो गई, पर मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। चलिए, अब मैं आपको अपने कंधों पर बिठाकर आपके घर ले चलता हूँ। ठीक है वत्स, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। रामन राजगुरु को अपने कंधों पर उठाकर चलने लगा। सैनिकों ने जब उन्हें देखा तो उन्होंने राजगुरु को जबरदस्ती नीचे उतारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राजगुरु के कंधों पर बैठने की? गुरुजी, महाराज ने आपको राजमहल बुलाया है। अरे वाह, मैं तो इसी मौके की प्रतीक्षा कर रहा था। इस प्रकार दरबार में दाखिल होने की रामन की योजना सफल हो गई। झाड़ी के पीछे चोर।
एक दिन रामन अपने बाग में पौधों को पानी से सींच रहे थे। जब वो एक झाड़ी के समीप आए तो वहां उन्होंने एक चोर को छिपा हुआ देखा। हे भगवान, ये आदमी चोर हो सकता है, पर मैं अकेले उसे नहीं पकड़ पाऊंगा। अगर मैं चिल्लाऊंगा तो वो भाग जाएगा। सारे पड़ोसियों को यहां बुलाने के लिए मुझे कोई तरकीब लड़ानी पड़ेगी। चतुर रामन ने मन में एक योजना बनाई। उसने अपनी पत्नी को बुलाया। लक्ष्मी, जरा पानी ले आना। अभी लाती हूँ, पर किस लिए चाहिए? मैं मुंह धोना चाहता हूँ। रामन ने कुछ पानी अपने मुंह में डाला और झाड़ी के पीछे छिपे चोर के मुंह पर उसे थूक दिया। लक्ष्मी, मुझे एक और लोटा पानी चाहिए। रामन की पत्नी चकित हुई, पर उसने उन्हें और एक लोटा पानी दिया जो रामन ने फिर से चोर के मुंह पर थूक दिया। लक्ष्मी, मुझे एक और लोटा पानी चाहिए। रामन की पत्नी को बहुत आश्चर्य हुआ, पर उसने उन्हें और एक लोटा पानी दे दिया। क्या हुआ आपको? ऐसा क्यों कर रहे हो? रामन ने कुछ उत्तर नहीं दिया, पर इस बार उन्होंने पानी को पत्नी के मुंह पर थूक दिया और फिर जैसा उन्होंने सोचा वैसे ही हुआ। उनकी पत्नी चिल्लाने लगी, हे भगवान, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे सुनो, सब लोग यहाँ आओ। देखो, ये पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उसका शोर सुनकर सभी पड़ोसी वहाँ आ गए। लक्ष्मी ने सबको पूरी बात बताई। रामन, आपने अपनी पत्नी के मुंह पर पानी क्यों थूका? मेरे प्रिय दोस्तों, मैंने अपनी पत्नी के मुंह पर पानी डाला तो वो सह नहीं पा रही है, पर इस झाड़ी के पीछे एक आदमी है, वो तो बहुत ही सहन कर रहा है। मेरे बार बार पानी डालने पर भी वो चिल्लाया नहीं। पड़ोसियों ने झाड़ी में छिपे चोर को पकड़ा और उसे राजा के पास ले गए। रामन की पत्नी और पड़ोसी ये समझ गए कि रामन ने चोर को पकड़ने के लिए ही ये नाटक रचाया था। रामन की परीक्षा। दरबार में प्रवेश पाने की रामन की योजना राजा को समझ आ गई। उसे बुद्धिमान, साहसी और निडर रामन बहुत पसंद आया, पर उसने रामन को और परखने का निर्णय लिया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, रामन ने राजगुरु का अपमान किया है। यह एक अपराध है और उसकी सजा रामन को मिलनी चाहिए। खुले मैदान में एक गड्ढा खोदकर रामन को उसमें गले तक गाड़ दो और एक हाथी के पैरों तले उसका मस्तक कुचल दो। राजा की आज्ञा के अनुसार सैनिकों ने रामन को मैदान में गाड़ दिया और वे हाथी को लाने गए। गड्ढे के अंदर फंसे रामन का तो हिलना भी मुश्किल था। उसी वक्त उसने एक कुबड़े को आते हुए देखा। उसे देखकर रामन के मन में एक योजना साकार हुई। अरे आओ मित्र, तुम तो बड़े भाग्यवान हो जो आज यहाँ आए हो। भाग्यवान? क्यों? ऐसा क्या हुआ? मेरी पीठ पर भी तुम्हारे जैसा ही कुबड़ था। मुझे एक वैद्य जी मिले। उन्होंने कहा कि खुद को गले तक जमीन में गाड़ लो और उसके बाद देखना, कुछ ही घंटों में तुम्हारा कुबड़ ठीक हो जाएगा। क्या सच? तो क्या तुम्हारा कुबड़ ठीक हो गया? अरे वही तो देखना है। चलो जरा मेरी यहां से निकलने में मदद तो करो, बाहर आते ही पता चल जाएगा। उस आदमी ने रामन को बाहर निकाला। उसने देखा कि रामन की पीठ ठीक हो चुकी है। उसे बहुत खुशी हुई। अरे वाह, देखा, मेरी पीठ सीधी हो गई, मैं ठीक हो गया। ए सुनो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे भी मेरी पीठ सीधी करनी है, दया करो। रामन तो इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत उस आदमी को उस गड्ढे में गले तक गाड़ दिया और खुद राजा से मिलने दरबार चला गया। रामन, तुम यहां कैसे और अपनी सजा से बचे कैसे? सैनिक कहां हैं? एक आदमी ने मुझे बचाया महाराज, बेचारा कुबड़ा था। फिर रामन ने विस्तार से सारी कथा राजा को सुनाई। रामन मान गए तुम्हारी बुद्धिमत्ता को। मैं बहुत खुश हूं। आज से मैं तुम्हें दरबार में विदूषक के पद पर नियुक्त करता हूं। रामन का सपना साकार हुआ। उसे राज दरबार में नौकरी मिल गई। बर्तनों के बच्चे।
विजयनगर में नकुल नामक एक बहुत धनवान आदमी रहता था। लोगों को वो पैसे और अनाज उधार देता था, परंतु वो बहुत ही लालची था और गरीबों को लूटता था। एक दिन एक आदमी नकुल से उधार लिए बर्तन लौटाने आया। अरे ये क्या? ये बर्तन तो फूटे हुए हैं। मुझे हर बर्तन के 5 रुपए दे दो। नकुल, अरे ये तो जरा सा खराब हुआ है। इतनी सी बात के लिए इतने पैसे? ये पैसे बर्तन ठीक करने के लिए हैं। पर तुम तो नए बर्तन की कीमत से भी ज्यादा पैसे मांग रहे हो। नकुल ने जिन लोगों को लूटा था, उन्होंने विचार किया कि रामन ही नकुल को सबक सिखा सकता है। इसलिए सारे मिलकर रामन के घर गए। रामन, कृपा करके हमें इस नकुल से बचाओ। अरे पर हुआ क्या? तुम्हारी समस्या क्या है? वो लुच्चा नकुल हम सभी को लूट रहा है। जो पैसे वो उधार देता है उस पर कई गुना ब्याज लेता है। अच्छा तो ये बात है, तुम चिंता छोड़ो, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। नकुल को सबक सिखाने के लिए रामन ने एक योजना बनाई। रामन नकुल के घर गया। प्रणाम, मेरे घर में पूजा है। क्या मुझे 2 बर्तन उधार मिलेंगे? ये लो 2 बर्तन, पर इन्हें 2 दिन में लौटाना होगा और 10 रुपए किराया देना होगा। 2 दिन बाद रामन बर्तन लौटाने नकुल के घर गया। 2 बड़े बर्तनों के साथ उसने नकुल को 2 छोटे बर्तन भी दिए। ये लो, ये है तुम्हारे बर्तन और ये रहे पैसे। अरे ये क्या? ये मुझे क्यों दे रहे हो? ये छोटे बर्तन मेरे नहीं हैं। अरे तुम्हें खबर ही नहीं? जो 2 बर्तन तुमने मुझे दिए थे वो माँ बनने वाले थे। मेरे घर में ही उन्होंने इन 2 छोटे बर्तनों को जन्म दिया, इसलिए ये भी तो तुम्हारे ही हुए ना। ले लो। रामन की बात सुनकर तो नकुल के मन में मानो लड्डू फूट रहे थे। उसने बड़े प्यार से बर्तन स्वीकार किए, ये सोचकर कि रामन तो मूर्ख है। कुछ दिनों बाद रामन फिर नकुल के पास आया और घर में शादी का कारण बताकर 20 बर्तन उधार ले गया। कई दिन बीत गए पर रामन बर्तन लौटाने गया ही नहीं। इसलिए आखिर नकुल खुद ही रामन के घर गया। रामन, तुमने तो उधार के बर्तन लौटाए ही नहीं। अरे हाँ, इस बार भी तुम्हारे सारे बर्तन माँ बनने वाले थे। तो चलो, मेरे बर्तनों के साथ सारे छोटे बर्तन भी मुझे दे दो। ओह, क्या बताऊं नकुल, बड़े दुख की बात है। पैदा करते समय सारे बर्तन और उनके बच्चे छोटे बर्तन मर गए। अब नकुल को अकल आई और उसने अपना बर्तन सुधारने का निश्चय किया। रामन की सजा। राजा कृष्णदेव राय की हत्या करने के विचार से गोलकोंडा के राजा ने एक जासूस को विजयनगर भेजा। वो जासूस रामन के घर गया और उसने खुद को लक्ष्मी का भाई त्रिलोक बताया, जो 8 साल की उम्र में खो चुका था। बहन, मैंने दूर दूर तक यात्रा की, बहुत संपत्ति कमाई। आज मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े और गहने लेकर आया हूँ। सच में? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी त्रिलोक। इतने में रामन घर लौट आया। अजी सुनते हो, मेरा बरसों पहले खोया हुआ भाई आज लौट आया है। त्रिलोक, 15 साल के बाद आया है मेरा भाई। ओह, ये बात है। तुम्हें देखकर खुशी हुई त्रिलोक। इस घर में तुम्हारा स्वागत है। अब तुम यहीं रहो। त्रिलोक ने रामन के हस्ताक्षर की नकल करके राजा को एक खत लिखा। उस खत में उसने एक रहस्य जानने के लिए राजा को अकेले रामन के घर आमंत्रित किया। राजा जब अकेले रामन के घर आया तब उस जासूस ने राजा को मारने की कोशिश की, लेकिन राजा बच गया। त्रिलोक की असलियत जानकर रामन को बहुत दुख हुआ और रामन राजा के पास गया। महाराज, मैं बहुत लज्जित हूँ। उस जासूस पर अंधविश्वास रखने के जुर्म में आप मुझे जो चाहे सजा दीजिए। नहीं रामन, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम्हें सजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता। घात पात के लिए शत्रु ऐसी योजना बनाते रहते हैं। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। पर महाराज, मुझे सावधान रहना चाहिए था। गलती मेरी है, आप मुझे सजा दीजिए। अगर ये बात है तो ऐसे अपराध के लिए केवल एक ही दंड है, मृत्युदंड। कहो, कैसी मौत चाहिए तुम्हें? रामन ने कुछ देर विचार किया। महाराज, चुनाव मुझ पर छोड़ने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं बुढ़ापे से मरना चाहता हूं।
मैं जानता था रामन कि तुम सजा से आसानी से छूट जाओगे। मुझे तुम पर गर्व है रामन। सच्चा आदमी। विजयनगर का राजा समझता था कि उसके राज्य में कोई झूठ नहीं बोलता। एक दिन दरबार में उसने रामन से कहा, रामन, मेरी प्रजा में कोई भी झूठ नहीं बोलता। मुझे ऐसा नहीं लगता महाराज। अपने स्वार्थ के लिए कभी न कभी हर कोई झूठ का सहारा लेता ही है। साधु संत ही ऐसे लोग हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं और मेरी प्रजा साधु संत तो नहीं है, पर हम कभी झूठ नहीं बोलते। महाराज, परिस्थिति अनुसार सभी को कभी न कभी झूठ बोलना ही पड़ता है। शायद आपको भी बोलना पड़े। ऐसा तो ठीक है, अब तुम मेरे मुंह से झूठ बुलवा कर ही दिखाओ। रामन ने राजा की चुनौती स्वीकार कर ली और अपनी बात साबित करने के लिए कुछ दिनों का समय मांगा। राजा तथा अन्य दरबारी उस दिन की बात भूल गए। एक दिन दरबार में खबर आई कि एक साधु महात्मा किसी भी व्यक्ति को आईने में दिव्य प्रकाश के रूप में ईश्वर के दर्शन कराता है। सारे लोग उस साधु के पास जाने लगे। प्रिय भक्तजनों, यहाँ तुम्हें ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। उस कमरे में एक आईना है जिसमें दिव्य प्रकाश के रूप में ईश्वर स्वयं दर्शन देंगे, परंतु सिर्फ सच्चे लोगों को। झूठे लोगों को मात्र खुद की छवि ही नजर आएगी। कुछ लोग अंदर जाकर आईने में झांक कर आए और बाहर आकर लोगों से कहा कि उन्हें ईश्वर के दर्शन हो गए। धीरे धीरे ये खबर राजा तक पहुंची। राजा अपनी रानी और मंत्रियों के साथ उस साधु के पास गया। पहला मंत्री अंदर आईना देखकर बाहर आया। आहा, मैंने दिव्य प्रकाश देखा महाराज। कितना सुंदर रूप था ईश्वर का। एक के बाद एक मंत्री अंदर गए और बाहर आकर उन्होंने राजा से डरकर झूठ बोला। उसके बाद रानी अंदर गई। उसे केवल अपनी ही छवि नजर आई, परंतु बाहर आकर उसने भी सबसे झूठ कहा। वाह, कितना अद्भुत प्रकाश! मैंने मेरे जीवन में ऐसा दिव्य प्रकाश पहले कभी नहीं देखा महाराज। ठीक है, मैं भी ईश्वर के दर्शन करके आता हूँ। अब राजा अंदर गया। उसे भी आईने में अपनी ही छवि नजर आई, पर बाहर आकर उसने भी सबसे झूठ कहा कि उसे भी ईश्वर के दर्शन हुए हैं। महाराज, क्या आपने दिव्य प्रकाश देखा? हाँ, मैंने ईश्वर का दिव्य प्रकाश देखा। ये कैसे संभव है महाराज? वो आईना तो एक सामान्य आईना है। ये सारी योजना मेरी ही थी। देखा महाराज, परिस्थिति अनुसार आप भी झूठ बोल सकते हैं। ओह रामन, मैंने झूठ बोला, मुझे क्षमा करो। इस प्रकार रामन ने राजा और लोगों के मन में अपनी जगह बना ली। बैंगन की चोरी। कृष्णदेव राय ने अपने माली से खास जाति के बैंगनों की पैदाइश करने के लिए कहा था जिसमें बीज ना हो। राजा के साथ भोजन लेते समय रामन ने भी उन बैंगनों का स्वाद चखा। उसे वो बहुत पसंद आए। घर वापस आते ही, सुनती हो, आज मैंने राजा के साथ भोजन किया। भोजन में एक खास बैंगन की सब्जी बनाई गई थी। बहुत ही स्वादिष्ट थी और उसमें बीज भी नहीं थे। बिना बीज के बैंगन? अरे वाह, मेरे लिए भी लेकर आइए ना, मैं भी चखना चाहती हूँ। ये तो मुश्किल है। वो पेड़ तो राज बगीचे में है और माली बड़ा ही खड़ूस है। वो किसी को घुसने तक नहीं देता। पर रामन अपनी पत्नी को खुश देखना चाहता था। वो चुपके से राज बगीचे में गया और वहां से कुछ बैंगन चुरा कर ले आया। रामन की पत्नी ने उन बैंगनों से स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। अजी, सुनते हो, भोजन तैयार है। बेटा बाहर सोया है, जरा उसे भी उठा कर लेते आइए ना। बैंगन इतने अच्छे बने हैं, मुझे यकीन है उसे भी ये पसंद आएंगे। रामन ने अपने बेटे को उठाने के लिए एक बड़ा बर्तन भर के पानी उसके सिर पर फेंका। ओह, बारिश 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 आ रही है। दूसरे ही दिन राजा के सामने बगीचे में चोरी की बात आई। राजा को रामन पर शक हुआ। उसने सोचा कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए उसने रामन के बेटे को दरबार में बुलाया। बेटा, कल भोजन में आपने बैंगन की सब्जी खाई ना? जी महाराज, वो बहुत ही स्वादिष्ट थी। अच्छा, कल कब खाई थी तुमने? कल रात।
जब बारिश आई तो मैं जाग गया। उसके बाद भोजन किया। माँ ने बैंगन की सब्जी बनाई थी। परंतु उस रात बारिश आई ही नहीं थी, इसलिए राजा का रामन पर से शक भी दूर हो गया। बीजों से भरा घड़ा। एक गांव में भरत और कुमार नाम के दो दोस्त रहते थे। एक दिन भरत ने तीर्थ यात्रा जाने का निश्चय किया। मुझे वापस आने में कम से कम 1 वर्ष लगेगा। इस धन को कहाँ छिपाऊं? भरत ने एक योजना बनाई। उसने 5000 सोने के सिक्कों को एक घड़े में डाला। उसके ऊपर कुछ बीज डाले ताकि सिक्के छिपे रहें। फिर वो कुमार के घर गया। हाँ भरत, स्वागत है। कैसे हो भाई? मैं अच्छा हूँ, धन्यवाद। क्या तुम मेरी एक सहायता कर सकते हो? मैं अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। मेरे वापस आने तक क्या तुम ये घड़ा तुम्हारे पास सुरक्षित रख सकते हो? बस एक ही घड़ा? चिंता मत करना, मैं देख लूंगा। भरत 1 वर्ष के बाद भी नहीं आया तो कुमार ने घड़े के अंदर क्या है ये देखने के लिए घड़े को खोला और उसे पलटा। आहा, इतने सारे सोने के सिक्के! मैं सोने के सिक्के ले लूंगा और घड़े को बीज से भर दूंगा। कुमार कुछ बीज ले आया और उनसे उसने घड़ा भर दिया। कुछ दिनों बाद भरत अपनी यात्रा से लौट आया और कुमार से उसने अपना घड़ा वापस मांगा। पर जब उसने घड़े को खाली किया तो उसमें सिर्फ बीज ही थे। ये देखकर वो चकित रह गया और कुमार के घर गया। कुमार, मैंने घड़े में जो सोने के सिक्के रखे थे वो कहाँ गए? मैंने कुछ नहीं लिया। तुमने तो बीज से भरा घड़ा रखने के लिए दिया था। उसमें सोना कहाँ से आएगा? भरत ने उसे कुछ नहीं कहा पर उसे दरबार में ले गया। रामन ने भरत की बात को ध्यानपूर्वक सुना। भरत, कितने महीने पहले इस घड़े को तुमने दिया था? लगभग 1.5 वर्ष पहले। रामन ने घड़े में भरे बीज को देखा। बीज बहुत ही ताजा दिख रहे थे। 1.5 साल पुराने बीज इतना ताजा नहीं दिखेंगे। ऐसा लगता है कि कुमार ने घड़े को खोला है, सोने के सिक्के ले लिए और वो घड़ा ताजी बीजों से भर दिया। इसलिए कुमार को भरत के 10,000 सोने के सिक्के वापस देने होंगे। कुमार ने महसूस किया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है पर उसने इस बात से इनकार किया। क्या 10,000? नहीं, उसमें तो सिर्फ 5,000 सोने के सिक्के ही थे। अगर तुमने सोने के सिक्के नहीं लिए तो तुम्हें कैसे पता चला कि घड़े में केवल 5,000 सिक्के ही थे? अब कुमार लज्जित हुआ और उसने सोने के सिक्के भरत को वापस दे दिए। भरत ने रामन को धन्यवाद दिए और उनकी चतुरता की प्रशंसा भी की। Pebbles Hindi